नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। साहिबगंज में अवैध खनन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी और भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य और लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने कहा कि ईडी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उससे साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज का पूरा नैरेटिव सिर्फ इसलिए है कि मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। केंद्र की एजेंसियों पर गलत नियत से काम करने का आरोप लगाते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी यह भी बताएं कि पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट में एसोसिएट कौन कौन है, उसका संबंध किससे है, पंकज मिश्रा के घर से क्या क्या बरामद हुआ, यह सब ईडी को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि उनको एक लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों पसंद नहीं है। झामुमो के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि 2015 से 2019 तक रघुवर दास के समय में 7-8 खनन लीज भाजपा नेताओं और उनके नाते रिश्तेदारों को दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से 2019 तक भाजपा राज में साहिबगंज में 212 लीज दिए गए, जिससे करीब 80 करोड़ रेवेन्यू मिला था, जबकि झामुमो गठबंधन की सरकार में वर्ष 2020-21 में 108 करोड़ और 2021-22 में 110 करोड़ का रेवेन्यू मिला, जबकि इस दौरान 133 लीज हुए। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन गलत मंशा से किसी की छवि खराब नहीं की जानी चाहिए। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की गलत मंशा के खिलाफ झामुमो सड़क से सदन तक विरोध करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार लांछन और प्रयास सिर्फ यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे को किस तरह से धूमिल किया जाए, और टारगेट जो आपका मनरेगा से शुरू होते हुए साहिबगंज तक पहुंच करके और उसके बाद ईडी का जो भी छापा पड़ा और प्रमुख नाम में माननीय हेमंत जी के प्रतिनिधि, बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का नाम लिया गया, लेकिन अभी तक उनके एसोसिएट्स के साथ जोड़ करके इतना लंबा प्रकरण बनाया जा रहा है, जबकि उनके यहां कितना पैसा बरामद हुआ उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है। रांची में उनके जमीन और उनके फ्लैट का कुछ पेपर्स लिया गया है जेरोक्स, जो कि उनके आईटीआर में भी अंकित है, और जो उनके अकाउंट में भी पैसे हैं वो भी उनके आईटीआर में अंकित है। और जितने भी व्यवसायियों के यहां छापे पड़े उसमें लिंक्स, एक बड़े व्यवसायी के यहां से लगभग 2 करोड़ रुपया मिला, वो बीजेपी के एमएलसी बिहार से संबंधित उनसे रिलेशन निकल रहा है। और 2015 से लेकर के 19 तक में 7 से 8 लीजेज जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दिया गया, एमएलए पुत्र को दिया, बीजेपी के एमएलए के प्रतिनिधि को दिया गया, बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट पाकुड़ को दिया गया, और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया। जो रघुवर दास के टाइम में जो आज बोला जा रहा है कि रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, रॉयल्टी का फ्रॉड हो रहा है, तो आंकड़ों के साथ बात करना चाहते हैं। 2015 से लेकर के 19 तक जो साहेबगंज का हाईएस्ट रॉयल्टी रिकॉर्ड था वो लगभग 79.86 80 करोड़ हम मान लेते हैं। और जब हमारी सरकार बनी और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ अगर हम मान लेते हैं 80 करोड़, वो आपका 212 लीजेस से आया था। उस दौरान 212 लीजेस थे, और हमारी सरकार जब आई तो मात्र 133 लीज में
2021 में 20-21 में 108 करोड़ और 2021-22 में 110 करोड़। ये कि जब लीज ज्यादा थे उसके बावजूद भी रेवेन्यू कलेक्शन कितना कम था, तो रॉयल्टी और रेवेन्यू की कहां चोरी हो रही थी ये समझ में आना चाहिए। और हमारी सरकार ने चीजों को कहीं ना कहीं और दुरुस्त किया, तब जाकर के ये रेवेन्यू और रॉयल्टी का कलेक्शन जो है बहुत बड़ा है। आपका अगर फिर आंकड़ों की हम बात कर ले, 2015 से लेकर 19 तक में 47 लीजेस दिए गए, जिसमें कि 10 से 11 लीजेस जो है बीजेपी के डायरेक्ट एसोसिएट्स को दिया गया। और 2021 से 22, 20 से 22 का अगर हम आंकड़ा लेंगे तो 15 लीजेस जैसे हुए। ये सारा प्रकरण जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं वहां के व्यवसायी को भी बर्बाद कर रहा है। जो असल रूप से आज रॉयल्टी दे रहे हैं उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और रघुवर दास जी के समय में भी जिन कथित नेता बीजेपी के, उनके द्वारा आईएएस ऑफिसर को पीटा जाता है। माइनिंग अफसर वहां पे होते थे अशोक रजक जी, उनको भी पीटा गया घर में घुस करके। केसेस भी उसके रजिस्टर्ड हैं। उन केसेस रजिस्टर होने के बावजूद भी उन बीजेपी नेताओं पे कभी एक्शन नहीं हुई। और बड़े बड़े नेता बीजेपी के वो आकर के वहां पे उन्हीं के साथ फोटो खिंचा करके लॉन्च स्टीमर में घूमते हैं। ये चरित्र जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको अपने देखना चाहिए कि उनके समय में उन्होंने कितना गंदगी फैला के रखी हुई थी। और मुझे लगता है माननीय हेमंत जी के आने के बाद उन सभी चीजों को सुधार करने में हम लोग को जो है बहुत मुश्किल लग रहा है। हमको लगता है कि ये संपूर्ण जो नैरेटिव ईडी ने बनाया, उनका मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि गार्निशिंग कीजिए चीफ मिनिस्टर के इमेज को। चीफ मिनिस्टर के प्रतिनिधि का ही केवल जिक्र होता है, बाकी जो लोग भी हैं उनकी ना तस्वीर जारी होती है, ना उनके संबंध बताए जाते हैं। ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो किस नियत से इस राज्य में काम कर रही है, क्योंकि ये हल्का मुद्दा नहीं। हम तो चाहते हैं कि कहीं कोई यदि फिनेंशियल इरेगुलरिटीज हो, करप्शन हो, तो उसकी जांच जरूर की जाए। लेकिन जांच मैलाफाइड इंटरेस्ट के तहत हो, किसी के आइडेंटिटी के साथ जोड़कर हो, उसके डिफेमेशन के लिए हो, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर और जितने एसोसिएट्स हैं, क्या उनकी तस्वीरें नहीं है? क्या उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? और ताज्जुब की बात कही गई कि बैंक अकाउंट में पैसे सीज किए गए 11.88 करोड़। तो बैंक में कोई काला धन जा सकता है क्या? जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खुलवाया, काला धन समाप्त कर दिया,
वहां बैंकों में कैसे काला धन जाएगा? और जिन लोगों की बात की गई एसोसिएट्स में, वो सभी व्यवसाय कोई 2000 से व्यवसाय नहीं कर रहे, 1980 से भी पूर्व और पुश्तैनी व्यवसाय कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इसमें यदि पंकज मिश्रा का नाम लिया जाता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलना पड़ेगा कि पंकज मिश्रा के घर से कितने पैसे रिकवर हुए, उसके अकाउंट में स्पेसिफिक कितने रुपए हैं, उनका आईटीआर क्या कहता है। ये तमाम सवाल आज ईडी को जवाब देने को मजबूर कर रहा है।